हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे जो सीडीपी से रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और बार बार क्वेश्चन ये रिपीटेड है एग्जाम्स में। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट 4 है। पिछला 3 प्रैक्टिस सेट मैं करवाई हुई हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा तो आप लोगों को दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रेंड, स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है फ्रेंड, स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्याजे, ऑप्शन बी है वाइगोस्की, और ऑप्शन सी है स्कीनर, और ऑप्शन डी है वेंडूरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, स्कैफोल्डिंग क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम थोड़ा सहारा देते हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देके बताती हूँ कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है, स्टार्टिंग में जो साइकिल चलाना सीखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप तो साइकिल नहीं चलाना सीखता, कोई तो सपोर्ट करता है, कोई घर के लोग उसको सिखाते हैं। तो जो हम लोग पीछे से उसको पकड़े रहते हैं, थोड़ा सा सहारा देते हैं, वो सीट पे बैठता है, धीरे धीरे पैडल मार के चलाने लगता है। तो फिर हम लोग, अगर वो धीरे धीरे सीख लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पीछे से उसका साइकिल छोड़ देते हैं, तो अपने आप वो सीख लेता है। तो वही जो सहारा देना हो गया ना, वही उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वैगोस्की ने स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित होता है? ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास है मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक परिवेश से, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, और ऑप्शन सी है आनुवंशिकता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जो बच्चों का जो ये जो विकास है वो संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक जो संज्ञान से होता है, स्मृति से होता है, उसका विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है, पूछा है किसके द्वारा होता है। तो देखिए, जो सामाजिक परिवेश है उसके द्वारा भी हम बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। समाज में बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो और जो शारीरिक विकास है उससे भी, अगर हम शरीर से ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा फिर सामाजिक विकास और कोई भी विकास नहीं हो सकता। और उसके बाद आनुवंशिकता भी उसमें प्रभावित करती है, क्योंकि जो हमारे जीन्स में रहते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा रहते हैं वैसा बच्चा भी होता है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाए, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक परिवेश से और शारीरिक परिवेश, शारीरिक विकास और आनुवंशिकता से, तीनों रूप से ही प्रभावित करता है। तीनों चीज़ उसको प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड, सेंसरी मोटर अवस्था का संबंध किस सिद्धांत से है? ठीक है, सेंसरी मोटर जो अवस्था है उसका संबंध किस सिद्धांत से है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग का नैतिक विकास, और ऑप्शन बी है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, और ऑप्शन सी है वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक का कन्वेक्शनल वाद, कन्वेक्शनवाद। तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, जो सेंसरी मोटर अवस्था का संबंध किस सिद्धांत से है, ठीक है, मतलब किसका है, आपका पूछा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, जो सेंसरी मोटर अवस्था है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, प्याजे ने चार स्टेप में बताया था, उसको समझाया था, जो कि एक होता है संवेदी संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, और दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा होता है औपचारिक संक्रिय अवस्था। ठीक है, तो ये चार होते हैं। तो जो ये सेंसरी मोटर अवस्था है, ये क्या होता है, ये 2 से, सॉरी, जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है।
ठीक है फ्रेंड, इसमें जो बच्चा है वो अपना जो इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपने हाथों और मतलब आँखों से ज़्यादा सोचता है, अर्थात मतलब उसकी ज्ञान इंद्रियाँ जो है वो दुनिया को समझने में काफ़ी विकसित करता है, काफ़ी समझता है, उसी के द्वारा वो समझता है। ठीक है, और उसका जो है वो पेशी संवेदी पेशी अवस्था होता है, इस अवस्था को बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है, ये हर एग्जाम में आया, ये सीटेट में, रीट में, सुपर टेट में, यूपी टेट में, सारे एग्जाम से प्याजे का जो सिद्धांत है इससे जरूर पूछता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्याजे हो गए, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, स्कीनर, ये सब से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा, डिटेल में समझिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्थक अधिगम की संकल्पना किसने दी? ठीक है, किसने दी थी? तो ऑप्शन ए है डेविड आसुवेल, और ऑप्शन बी है ब्रूनर, और ऑप्शन सी है प्याजे, और ऑप्शन डी है गार्डनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सार्थक अधिगम की संकल्पना किसने दी थी फ्रेंड? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, डेविड आसुवेल ने दिया था। ठीक है, सार्थक अधिगम का सिद्धांत संकल्पना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, बच्चा अपने परिवेश से अधिकतम सीखता है। ठीक है, बच्चा अपने परिवेश से अधिकतम सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है पुरस्कार से, ऑप्शन बी है अनुकरण से, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है दंत से, और ऑप्शन डी है कक्षा शिक्षण से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो बच्चा है अपनी परिवेश से अधिकतम किससे सीखता है फ्रेंड? तो देखिए किसी भी बच्चे को हम पुरस्कार देके तो बिल्कुल नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो सीमित, उसका जो जो सीखने का वो है वो सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो आप अनुकरण अनुकरण से उसको ज़्यादा हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और दंड दे करके तो कभी किसी चीज़ को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, जॉनसन और जॉनसन का संबंधित मतलब किससे है? तो ऑप्शन ए है नैतिक विकास से, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन सी है सहयोगात्मक अधिगम से, और ऑप्शन डी है व्यवहारवाद से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज आप लोग बताइएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए जो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, अधिगम के स्तर कितने होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अधिगम के स्तर कितने होते हैं फ्रेंड? इसके स्तर कितने होते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसका अधिगम का स्तर कितना होता है। तो देखिए इसका मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं, 3 स्तर, इसके स्तर 3 होते हैं। तो आप लोग इसका बताइएगा कमेंट करके कि ये 3 कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। प्लीज़ आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो जो मल्टीपल थ्योरी है जो किसने दिया था फ्रेंड? तो ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है स्कीनर, और ऑप्शन सी है ब्रूनर, और ऑप्शन डी है प्याजे। तो किसने दिया था? ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड? आप लोग बताइएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो देखिए गार्डनर ने 8 टाइप बताए थे इसके। ठीक है, 8 प्रकार बताए थे बहुबुद्धि के सिद्धांत को। हावर्ड गार्डनर, इनके जो पूरा नाम है हावर्ड गार्डनर है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन्होंने यही बताया था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और यह कोई एक क्षमता नहीं है, ठीक है, कई प्रकार की होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड, भाषा सीखने में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जैविक कारक, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवेश, और ऑप्शन सी है व्यवहारिक अनुकूलन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा सीखने में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है? भाषा सीखने में कौन सा कारक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो भाषा सीखने में जो सब प्रमुख भूमिका निभाता है, जैविक कारक भी प्रमुख भूमिका निभाता है, और सामाजिक परिवेश भी बहुत अधिक भूमिका निभाता है, और व्यवहारिक अनुकूलन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, थांडाई का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित है? सॉरी, तो ऑप्शन ए है अधिगम से, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास से, और ऑप्शन सी है भावनात्मक विकास से, और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थांडाई का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो थांडाई का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है वो अधिगम से संबंधित है। ठीक है, ये सिद्धांत यही था कि आप मतलब किसी कार्य को नहीं कर पा रहे तो उसको बार बार करिए, करते रहिए, एक न एक दिन उसको जरूर आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को अधिक अधिक ध्यान देना चाहिए। तो किस पर देना चाहिए फ्रेंड? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है छात्र के गृह कार्य पर, ऑप्शन बी है रटे रटाए ज्ञान पर, ऑप्शन सी है छात्रों की समझ और अभिव्यक्ति पर, और ऑप्शन डी है लिखित परीक्षा के परिणामों पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जो कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को जो उनके बच्चों स्टूडेंट पे किस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, तो छात्र के गृह कार्य पर। तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि उनका गृह कार्य पूरा हो ना हो, और रटे रटाए ज्ञान पे, ये तो वाहियात है, एकदम गलत है। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, छात्रों की समझ और अभिव्यक्ति पर। ठीक है, वो कितना समझ रहे हैं कि कितना अपने आप में समझ पा रहे हैं कि नहीं, अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, कितना बता पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो शिक्षक को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि रटे रटाए ज्ञान पे या फिर गृहकार पूरा हो है कि नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोजेक्ट विधि का विकास किस शिक्षाविद ने किया? तो ऑप्शन ए है जॉन ड्यूई, और ऑप्शन बी है वाइगॉस्की, और ऑप्शन सी है स्कीनर, और ऑप्शन डी है ब्रूनर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोजेक्ट विधि का विकास किस शिक्षाविद ने किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और देखिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका जो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जॉन डुई ने प्रोजेक्ट विधि का विकास का जो शिक्षाविद थे वो प्रोजेक्ट विधि के यही थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम, और ऑप्शन सी है व्यवहारिक अधिगम, और ऑप्शन डी है जैविक अधिगम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
देखिए जो हमारा अधिगम है वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं ऊपर क्वेश्चन में भी आया था तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन की थी। तो ये कौन कौन सा होता है, तो देखिए एक संज्ञानात्मक अधिगम होता है जो संज्ञान से रिलेटेड होता है, और एक सामाजिक अधिगम होता है जो हम समाज के द्वारा कुछ सीखते हैं, और एक व्यवहारिक अधिगम होता है जो हमारे व्यवहार में क्या बदलाव है जो सीखते हैं उससे हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, अभिव्यक्ति में, ये इसमें अधिगम होता है और हम सीखते हैं, बदलता है। तो जो नहीं है तो जैविक अधिगम नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्री कन्वेंशनल स्तर में बालक का व्यवहार कैसा होता है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्तर में देखिए जो कोहलबर्ग के नैतिक जो सिद्धांत दिए थे इसमें 3 स्तर बताए थे इन्होंने, जो कोहलबर्ग बताए थे। ठीक है, तो इसका जो पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है सामाजिक नियमों पर आधारित। ठीक है, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत इनाम और दंड पर आधारित, और ऑप्शन सी है आत्म संवेदनशीलता पर आधारित, और ऑप्शन डी है न्याय और नैतिकता पर आधारित। तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। देखिए जो कोहलबर्ग थे उन्होंने जो अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बताए थे। ठीक है, 3 स्तर बताए थे, तो 3 जो थे, एक तो था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या था तीनों में से। तो एक तो है जो है कि है पूर्व परंपरागत, जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। ठीक है, ये जो कि 4 से 10 साल के बीच में होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो पारंपरिक होता है, जो कन्वेंशनल लेवल होता है, जो कि 10 से 13 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये जो तीसरा होता है वो उत्तर पारंपरिक होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। ठीक है, ये 13 साल से एवं वालों के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 नैतिक सिद्धांत है, आप लोग प्लीज़ इसमें किसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत इनाम और दंड पर आधारित हो जाए। जो प्री कन्वेंशनल स्तर होते हैं इसमें भी 2 चरण होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि आपके जो दंड अभिव्यक्ति पर मतलब बच्चा, एक होता है कि आप उसका आज्ञा, बच्चा ये सोचता है ना कि मैं अगर वो आपका आज्ञा नहीं मानेगा तो आप उसको दंडित करेंगे। ठीक है, तो उसको आज्ञा मानना पड़ता है, एक वो होता है। और एक तो व्यक्तिगत जो नियम होते हैं अभिव्यक्ति पे आधारित हो, जैसे को तैसा समझ लीजिए आप, ऐसे उसको लगता है कि नहीं किसी चीज़ से चोट लग गई या फिर वो मुझे ये चीज़ नहीं दे रहा है तो मैं भी उसको नहीं दूंगा, उसके अंदर में अभिव्यक्ति ये होती है, वो ये सोचता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम पूरा करना। ठीक है, ऑप्शन बी है शिक्षकों का नियंत्रण बनाए रखना, और ऑप्शन सी है बच्चों की स्वतंत्र सोच और समस्या समाधान कौशल को विकसित करना, और ऑप्शन डी है बच्चों को अधिक गृह कार्य देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम पूरा करना, या फिर शिक्षा का नियंत्रण बनाए रखना, या बच्चों की स्वतंत्र सोच और समस्या समाधान कौशल को विकसित करना, या फिर बच्चों को अधिक अधिक गृह कार्य देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बाल केंद्रित जो शिक्षा होता है उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों की स्वतंत्र सोच उसको छोड़ देना चाहिए, और उसकी जो समस्या का समाधान है उसको उसको उस कौशल को विकसित करना चाहिए कि उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सके। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, वैगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, उनके अनुसार, वैगोस्की के अनुसार। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है सामाजिक संपर्क, और ऑप्शन सी है संस्कृति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वो वाइगोस्की के द्वारा भाषा से भी प्रभावित होता है और सामाजिक संपर्क से भी होता है और संस्कृति से भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, ऑपरेंटेड कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है पार्लव, ऑप्शन बी है स्कीनर और ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है बेंडूरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑपरेंटिंग जो कंडीशनिंग जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, स्कीनर ने इस सिद्धांत को दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड, आत्मदृढ़ता की संकल्पना किसने दी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्याजे, ऑप्शन बी है वैगोस्की, ऑप्शन सी है बेंडूरा, ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्मदृढ़ता की संकल्पना किसने दी है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंडूरा ने दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? ठीक है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन कभी भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग ये देखिएगा कि नहीं पूछा है कि या फिर हाँ पूछा है। बहुत लोगों का क्वेश्चन इसमें बहुत गलत होता है क्योंकि वो लोग नहीं देखते हैं, फिर पता चलता है कि क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा और ऑप्शन बी है बुद्धि और ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक स्थिति और ऑप्शन डी है बालक की ऊंचाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है पूछा है। तो देखिए जो उसके प्रभावित करेगा अधिगम के लिए, तो अभिप्रेरणा तो करेगा ही, अभिप्रेरित रहेगा तभी कुछ काम कर सकता है, और बुद्धि तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मनोवैज्ञानिक स्थिति ये भी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि बालक की ऊंचाई मैटर नहीं करता है उसके अधिगम को सीखने में, उसकी मदद करने में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन क्या है, जॉनसन और जॉनसन का सहयोगात्मक अधिगम के योगदान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ए है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और ऑप्शन बी है समूह सहयोग और सहभागिता और ऑप्शन सी है रटने की प्रक्रिया और ऑप्शन डी है बौद्धिक परीक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और देखिए जितने भी इसमें 20 क्वेश्चन थे, जो कि इस वीडियो जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन थे वो रिपीटेड क्वेश्चन थे, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सी टेट हो, सुपर टेट हो, टेट हो या फिर रीट के एग्ज़ाम में हो, ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, समूह सहयोग और सहभागिता। ठीक है, तो ये देखिए ये 20 क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और देखिए ये नीचे इसका आंसर है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो
तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगे आप लोगों के लिए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फिर कमेंट करिएगा। आज का जो भी मैं क्वेश्चन पूछी हूँ आप लोगों को, तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइएगा और पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।